आवाज मेरी पहुंच रही है? ऑनलाइन वाले बताएं। हेलो, पहुंच रही है? चलें। कास्ट सेंसस पर मैंने लास्ट डे आप लोगों को उसका बैकग्राउंड बताया था क्या? अपडेटेड हो गया है ना? टेलीग्राम का रिकॉर्डिंग आ रही है, ऐसा लगता है इंटरनली अब हो रहा है रिकॉर्ड पे आप रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए, आज हम आपको एक बेहद इम्पोर्टेंट गेम कराने वाले हैं। उसी से निकलेगा जातिगत जनगणना के पक्ष और विपक्ष की सारी चीजें, है ना। एक गेम है, चलिए। मैं एक प्रश्न दे रहा हूं आप लोगों को, और प्रश्न के पीछे की बैकग्राउंड ये है कि मंडल कमीशन ने ये माना था 1931 की जनगणना के आधार पर कि भारत में ओबीसी की जनसंख्या का अनुपात 52% है। अब भारत सरकार के पास ये 2011 की जनगणना है, जिसके बारे में भारत सरकार से ये कहा जाता रहा कि भाई आप ये आंकड़े प्रकाशित करिए। जब उसने नहीं प्रकाशित किए तो भारत सरकार से ये कहा जा रहा है कि आप दोबारा करवाइए, है ना। 2021 आ गया है तो अब ये दोबारा भी होना चाहिए, ऐसे ही आधार बनता है ना। आंकड़े प्रकाशित नहीं करने का मीडिएटिंग जो पॉइंट है, हम 52% को मान लेते हैं, है ना। इसलिए मान रहे हैं ये क्योंकि एससी एसटी की तरफ से कोई मांग नहीं है, क्योंकि उनकी जनगणना तो हर साल हो रही है, तो उनको ये चिंता नहीं है कि मेरा घटा की बढ़ा, जो घटा बढ़ा वो पता चल जाता है। हर सेंसस में उनका तो होता ही है। तो एससी एसटी को ये चिंता नहीं है कि जातीय जनगणना होगी कि नहीं होगी, क्योंकि उनकी हो रही है। बाकी बच्चे सवर्ण लोग, ये लोग वैसे भी अब चिंता मुक्त हो गए हैं। हाँ, तो उन्हें हो हमें क्या हानि, हाँ, तेरी छोड़ हो बिना रानी वाली कंडीशन है। तो ये लोग भी इससे बैराग भाव में चले गए हैं। मांग जो उठ रही है वो ओबीसी की तरफ से उठ रही है, होना चाहिए, क्योंकि उनको ये लगता है कि जो 1931 की जनगणना है वह ओल्ड डेटा है और उस आधार पर 2021 के भाग्य का निर्धारण नहीं होना चाहिए। तो बीच में 2011 आता है जब ये जनगणना हुई,
अब उस जनगणना में जो चीजें आई होंगी, जो आंकड़े आए होंगे, उसमें जो ऑप्शंस बनते हैं वो क्या होंगे? पहला ऑप्शन होगा कि ओबीसी की जनसंख्या 52% से घट गई हो, है ना। अब इन्हीं ऑप्शन पे हमें विचार करना। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि ओबीसी की जनसंख्या 52% से ज्यादा हो गई है। ये दो ऑप्शन बनते हैं, क्योंकि आंकड़े हमारे पास नहीं है, इसलिए ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं समझा जाए, लेकिन मैं आपको इस देश की राजनीति की समझ देने की कोशिश कर रहा हूं कि चीजें हो कैसे रही। अब ये दोनों स्थितियां होंगी, इसके कुछ परिणाम आएंगे, है ना। जनसंख्या 52% से कम हो गई हो, जनसंख्या 52% से ज्यादा हो गई हो। एक तीसरा ऑप्शन भी है, क्योंकि मोदी का राज कि ओबीसी की जनसंख्या 52% से ज्यादा हो गई है, किंतु बीजेपी आरक्षण बढ़ाना नहीं चाहती, या इसे समाप्त करना चाहते, इस पर आरोप लगता है। तो इसको भी हम, एक कारण यह भी हो सकता है कि आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए, है ना। बीजेपी पर यह कहा जाता है कि ये आरक्षण को समाप्त करना चाहती है या आरक्षण विरोधी है, इसलिए ये आंकड़े प्रकाशित नहीं कर रही। एक चौथा ऑप्शन है, लेकिन तीन के डिस्कशन के बाद। अब आपको जो ऑनलाइन है, जो ऑफलाइन है, चलिए ऑनलाइन में कितने लोग उपस्थित हैं जी? 14 लोग। चलिए अब आपको यहां पर ऑनलाइन ऑफलाइन वोटिंग करनी है, अपना आंसर बताना है अपने अपने बुद्धि के हिसाब से। इसमें से कौन सी संभावना हो सकती है, आप किस संभावना के साथ जाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि मैं अकेले अपने ऊपर, मैं सरकार की नीति की बड़ी कड़ी आलोचना करने जा रहा हूं, तो सिर्फ मैं अपने ऊपर नहीं लूंगा, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा लीजिए, हाँ ध्यान दें। चलिए ऑनलाइन वाले बताएं, आप में से ए ऑप्शन के साथ कितने लोग जा रहे हैं? आपके सामने ये प्रश्न है, सीपीएफ में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं अनुमान आधारित। यूपीएससी के डायरेक्ट में उसमें तो नहीं पूछा जाता, लेकिन सीपीएफ का जो पेपर होता है उसमें अनुमान आधारित और तर्क आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर जो बैंक पीओ का एग्जाम होता है उसमें अवधारणा आधारित और अनुमान आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये उन्हीं तरह के प्रश्नों की कोटि में मान लीजिए ये चौथा भी ऑप्शन है, लेकिन मैं अभी नहीं देने जा रहा। पहले इन तीन ऑप्शन पे आप लोग अपना अपना विचार रखें। आप में से ए ऑप्शन यानी कि ओबीसी की जनसंख्या घट गई है, ऐसा कितने लोग मानते हैं? ऑनलाइन वाले बताएं। आइदर नहीं, वन, आइदर नहीं, आइदर नहीं, आपको एक ऑप्शन देना है ना। दो पे गोला लगाइएगा तो आंसर नल एंड वाइड हो जाएगा।
वो बैंकिंग हाँ चलिए जल्दी जल्दी करिए भाई। हाँ क्या बी। चलिए ऑफलाइन में एक आया, सर CND हो जाएगा, CND। हाँ चलिए ऑफलाइन में एक, हाँ और हाँ बी और बी में 3 लोग हुए और कितने, आपका भी बी है बी। चलिए आपका सर ऑनलाइन में भी एक दिन है। आपका सी। चलिए चलिए आपका भी सी। बी किसने बोला और एक, चलिए आप चलिए सर CND आपका भी कांड हाँ आपका सी। चलिए इधर हो गया, रोहित जी ऑनलाइन में बोले सी। चलिए सर और ऑनलाइन मेरा ए जाएगा सर, ए हाँ ए। ए चलिए हाँ और एक एक करके बोलते जाए। बी सर। सी सी बी बी और डी और डी। कविता कुमारी सी। चलिए और अरे बोलिए अपनी, बोलिए अपनी। आपके आपको ये भी समझना है, पूजा श्रीवास्तव भी और आर किरण भी है, ये बताए नहीं बोल रहे हैं आप लोग जी। हाँ सर सी। चलिए सर सी। चलिए एक हो गया, एक हो गया, हो गया चार, हो गया और सर सी। ऑनलाइन में कुछ लिखे ही नहीं। हाँ वो लिखाया नहीं, चलिए हो रहा होगा। हाँ और हो गया सब लोग, नहीं आपका से लिखा गया, हाँ हो गए, ऑनलाइन वाले सब हो गए। बी। सर बी लिखिए, हाँ बी लिखिए। हाँ और सर सी। मैच बराबर बराबर हो जा रहा है। हाँ और वो रिक्शा क्यों नहीं बोल रही? चलिए सोनू, आपका सोनू का तो शायद आया है, सोनू का ए। अंकिता सर बी, मेरा बी रहेगा सर। बी। सर सी, मेरा सी। चलिए चलिए अब इतने पर ही ले लेते हैं। हाँ इतने पर ही एनालाइज करते हैं। कुल मिला के स्थिति ये होती है कि ऑप्शन ए के साथ सिर्फ एक आदमी गया, ऑप्शन बी के साथ 12 लोग आए और ऑप्शन सी के साथ भी 12 लोग आए। ठीक, अब मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपने ऐसा अनुमान क्यों लगाया, ठीक, क्योंकि फिर बातें लंबी हो जाएंगी।
कुल मिला के जो ऑप्शन बनता है कि सरकार ने आंकड़े इसलिए नहीं प्रकाशित किए क्योंकि जनसंख्या 52% से ज्यादा हो गई है, और क्योंकि उतने ही लोग इसकी मान रहे हैं कि 52% से ज्यादा हो गई है और बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहती है, इसलिए वो प्रकाशित नहीं कर रही। ये आप दिए हुए हैं इसलिए हम लोग लोग कोई चारा नहीं, कोई नहीं, चारा तो आपको नहीं देंगे ना, ऑप्शन है आपके सामने, समझिए इस चीज को। इसके अलावा कोई अगर चौथा पांचवा भी कारण हो सकता है आपकी तरफ से तो आप हमें बताएं। जनसंख्या के आंकड़े नहीं प्रकाशित करने का कोई और भी रीजन हो सकता है तो आप बताइए। ये भी चलिए फ्री करते हैं। हाँ, तो थ्योरेटिकल चीजें हैं उनको छोड़ दीजिए, है ना, क्योंकि वो चीजें वो अलग हो जाती हैं, थ्योरेटिकल चर्चा करेंगे। सरकार है वो हम के आधार पर लेकर चल रही है अप्रत्यक्ष। हाँ, ये कारण हो सकता है कि वो नहीं चाहती है कि मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगा, डिवाइड करके अगर कर देता हूँ तो माने मेरा वोट बैंक नहीं खत्म होगा। ये तो मुख्य आधार होगा। ये एक आधार हो सकता है कि धर्म को आधार बना के राजनीति की जा रही है। ये सत्य है, नहीं, पूरा सत्य नहीं है, हम हर चीज को हम चेक करेंगे, जो भी धारणा है वो चेक की जाएगी तथ्य के आधार पर, है ना। चलिए डी ऑप्शन ये ले लेते हैं कि केंद्र सरकार धर्म की राजनीति करती है जाति की। हालांकि ये बड़ा आरोप है लेकिन फिर भी ले लेते हैं, धर्म की राजनीति करती है जाति की। हमें इन सब अवधारणाओं को एक सामान्य स्तर पर जब मोदी जी खरीद बोलते हैं, पॉलिटिकल नहीं जब ऐसे बोलते हैं तो उनमें एक चीज लगता है कि नहीं ओबीसी की योजना जो है नहीं करवाना चाहिए। दो है कि हर किसी को समान अधिकार है, उनका अगर सामान्य स्तर पर वो कहेंगे चीज कहते हैं तो वो एकदम सकारात्मक चीज है। लेकिन उनकी जो पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं, जो लीडर्स हैं, वो मान लो ऑलवेज वो ऐसा दिखाती हैं कि हम किसी विशेष धर्म को लेके चलें। अब एक एक करके वो भी बदलते रहते हैं। अब इन अवधारणाओं को हमें चेक करना, ध्यान से समझिए, इन अवधारणाओं को हमें चेक करना होगा कि जातिगत जनगणना के आंकड़े प्रकाशित करने में पहली चीज कि यदि जनसंख्या 52% से घट जाती है तो परिणाम क्या आना था। मान लें कि जनसंख्या के आंकड़े तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पास हैं ही, उसने जारी नहीं किए, दबा के बैठे हैं वो, है ना। अच्छा, सिर्फ यही दबा के बैठे हैं ऐसी बात नहीं है। 2011 की जनगणना है भाई, 14 में बीजेपी की सरकार आई है, उससे पहले कांग्रेस भी दबा के बैठी थी और अब ये भी दबा के बैठ रहे हैं। अब अगर ओबीसी की जनसंख्या 52% से घट गई हो, जिसकी संभावना कम है क्योंकि सभी जनसंख्याएं सभी समूहों की बढ़ रही हैं और बर्थ कंट्रोल मेजर जो पिछड़ी जातियां हैं उनमें कमजोर है, तो हम ये मान के तो नहीं चल सकते कि घटी होंगी, लेकिन हम एक बार मान लेते हैं कि घट गई, तो उसका परिणाम क्या होगा। उसका परिणाम ये होगा कि आरक्षण का 27% का फॉर्मूला फिर से रिवाइज करने की मांग उठेगी, ज्यादा दिया जा रहा है ना। यानी कि इसका परिणाम क्या होगा, अब समझिए कि आरक्षण का 27% का फॉर्मूला इस पर क्वेश्चन लग जाएगा कि भाई कम करिए, और ऐसे में जो सेंटीमेंट है वो आरक्षण के सपोर्ट में है, तो जो भी जातियां या पार्टियां कुछ पर्टिकुलर बेस पर अपना काम कर रही हैं और अपनी रोटी सेक रही हैं, उनकी रोटी सिकनी बंद हो जाएगी। यानी कि अगर ये जनसंख्या घटी हुई आई है तो इसका अर्थ है कि आरक्षण के विरोधी जो होंगे वो पावरफुल हो जाएंगे।
वो ये मांग करना शुरू कर देंगे कि खत्म करो या कम करो, ये परिणाम आएगा। दूसरी चीज कि अगर जनसंख्या 52% से ज्यादा पाई गई है तो भी फॉर्मूला रिवाइज करने की बात होगी। तब क्या बात होगी? आरक्षण बढ़ाओ। जो मांग अभी भी चल रही है ना, आरक्षण बढ़ाने की मांग होगी। यदि ये हो गया है तो आरक्षण बढ़ाने की मांग होगी, और क्योंकि इतना ही आरक्षण देना सरकारों के लिए कठिन पड़ रहा है एडजस्टमेंट, क्योंकि मांगने वाले ज्यादा हो गए, तो फिर से सरकार के लिए भी एडजस्ट करना और मुश्किल हो जाएगा। अगर जनसंख्या बढ़ी है तो क्रांति राम ने नारा दिया था, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी, ऐसे कुछ है सकता है, हिस्सेदारी के हिसाब से हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये जनसंख्या 52% से ज्यादा हो गई है तो सरकार को डर है कि आरक्षण मांगने वाली पार्टियों की राजनीति चमक जाएगी, समझेगी ना, इसी आधार पर चमकाएंगे वो, है ना। तो ओबीसी आधारित दलों की राजनीति चमक जाएगी, जो कि सरकार नहीं चाहती चमकाना, पहली चीज ये। और दूसरी चीज कि देना संभव नहीं है, कहां तक दीजिए, कितने तक दीजिएगा, है ना। अभी मैं आपको रिसेंट एग्जाम्पल से कनेक्ट करूंगा। आरक्षण बढ़ाने की मांग होगी और यह मांग दोनों ही दृष्टियों से दिक्कत करेगी। एक तो ये कि जितनी छोटी छोटी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय दल हैं जो ओबीसी जनाधार वाले, उनकी राजनीति को चमका दिया जाएगा, उनकी राजनीति चमक जाएगी। और उनकी राजनीति के चमकने का अर्थ क्या होता है? क्षेत्रीय दलों की राजनीति के चमकने का अर्थ होता है राष्ट्रीय दलों का जनाधार सिकुड़ना, राष्ट्रीय दलों का स्पेस कम होना, क्योंकि उन्हीं में से चुना जाएगा। और ये सिलसिला कब तक चलेगा और कितने तक चलेगा? तमाम जातियां कह रही हैं कि ओबीसी में हम हैं या होने चाहिए। अब अगली चीज कि ये जो ऑप्शन है कि ओबीसी की जनसंख्या बढ़ गई है, ये सरकार जानती है, सरकार यह भी जानती है। मान लीजिए अगर सारा एक मत आपके जैसा मान लीजिए जिसको रिजर्वेशन ओबीसी जरूरत है तो दिया जाए, आज जो कास्ट को जरूरत है वो नहीं किया, वो राजनीति बंद कर दिया। वो राजनीति बंद कर देंगे तो ये चलेंगे कैसे? हाँ, वो चीज नहीं होगी ना। मुझे जैसे जी ध्यान दे रहे हैं, अभी वो चल रहा है, वो चीज तो मैदान पे आ गया, पहले समस्या समझी, है ना। अब अगली चीज ये है कि जनसंख्या ओबीसी की 52% से ज्यादा हो गई है और बीजेपी जो है वो सवर्णों की पार्टी है, वो आरक्षण बढ़ाना नहीं चाहती है, खत्म करना चाहती है। एक ऑप्शन ये भी है। अब अगर एक ऑप्शन है तो तथ्य के आधार पर इसे जांचे, क्योंकि ये आरोप है बीजेपी पर, तथ्य के आधार पर जांचे। अब देखिए एक एक करके आप तथ्य लीजिए। अभी ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा, दूसरा रोहिणी कमीशन का गठन, एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन, ओबीसी एक्ट में अभी संशोधन जो हुआ है वह संशोधन जिसमें कि राज्यों को दे दिया गया अधिकार कि आप अपना ओबीसी करिए। हाँ, उसके बाद से नीति में 27% ओबीसी रिजर्वेशन, ये सब किसने किया है? ये सब बीजेपी ने किया है ना। तो
ये जो चीज है कि बीजेपी आरक्षण बढ़ाना नहीं चाहती या इसे समाप्त करना चाहती, इसलिए वो इसके आंकड़े प्रकाशित नहीं करती। ठीक, इसके साथ मैक्सिमम लोग गए थे। अब ओबीसी एक्ट में संशोधन, नीट में 27% ओबीसी रिजर्वेशन, और फिर SC/ST एक्ट में संशोधन, ये ओबीसी या किसी भी रिजर्वेशन को घटाने वाले कदम है कि बढ़ाने वाले? तो ये ऑप्शन कहाँ बचता है? बताई दिया जा रहा है इसको देने के लिए। अब समझिए कि अगर समाप्त करने की चाहत होती इनकी, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे खत्म होनी चाहिए थी। वो चीजें इन्होंने दे दी। इसका मतलब ये कि हो सकता है कि ये सवर्णों की पार्टी हो, लेकिन देश की राजनीति की दिशा ऐसी है कि इन्हें सत्ता में बने रहने के लिए ओबीसी और SC/ST के सपोर्ट की जरूरत है। तो मान लें कि बेमन से ही सही, लेकिन समाप्त करने की तरफ तो ये नहीं है, यह भी तो बढ़ाने की ही तरफ है। घटाने की तरफ तो कदम दिखते नहीं है। अर्थात ओबीसी रिजर्वेशन के चूल्हे पर जितने लोगों की रोटी सेंकी जा रही है, उसमें बीजेपी भी अपनी रोटी सेंकना चाहती है, इससे इनकार नहीं हो सकता। और अगर ऐसा है और जनसंख्या बढ़ी हुई आई है, ऑप्शन के साथ दोनों चीजें, जनसंख्या 52% से बढ़ी हुई आई है, तो ये तो चूल्हे में लकड़ी डालने जैसा होता प्रकाशित करना, होता ना भाई। बाकियों की जैसे रोटी सेक रही है, वैसे बीजेपी की भी खिंचती, उसको भी फायदा होता ना भाई। आंकड़े प्रकाशित किए, उसके बाद मांग बढ़ी, उसके बाद ले लो। तो जिस तरह बाकी दलों की रोटियां सेक जाती है आरक्षण के चूल्हे पर, उसी तरह इसकी भी सेक जाती। तो फिर इसने वो आंकड़े क्यों नहीं प्रकाशित किए? समझिए, तो ये तो फेवर में जा रही है ना, ये चीज फेवर में जा रही है, तो कायदे से तो बीजेपी को आंकड़े प्रकाशित कर देने चाहिए कि भाई लोग बढ़ा हुआ है तो मांग बढ़ाओ, हम देने वाले हैं। समझिए, एक पैक्ट बनता, एक गठबंधन बनता, आरजेडी जेडीयू जैसे दल मांग बढ़ाते और बीजेपी कहती कि देते, फिर दोनों अपना अपना बांटते। जनता में जाके ये कहता कि हमने मांगा तो मिला, तो दूसरा कहता कि हमने दिया तो मिला, दोनों लोग अपना कुछ कुछ बांट लेते। ऐसा ही ना होता, क्योंकि ये दोनों के पक्ष में जाता। तो जब बात दोनों के पक्ष में जा सकती थी, तो इसे बीजेपी ने रोका हुआ क्यों है? भाई ये बात दोनों के पक्ष में जा सकती थी, तो फिर इसे बीजेपी ने क्यों रोक रखा है? क्यों उसे छुपा रही है? क्यों उसे प्रकाशित नहीं कर रही? अब एक कारण ये जरूर है कि केंद्र सरकार धर्म की राजनीति करती है, जाति की नहीं करती। वो हिंदू समाज को जोड़ना चाहती है, हिंदू समाज में फ्रेगमेंटेशन नहीं चाहती, इसलिए उसे डर है कि जाति के आंकड़े यदि प्रकाशित किए जाएंगे तो फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। लेकिन यह भी तथ्यों के आधार पर पूरा खरा नहीं करता। ये ठीक है कि आरएसएस की विचारधारा हिंदू विचारधारा है, उसमें किसी जाति को कोई जगह नहीं, सभी लोग इक्वल माने जाते हैं। सरकार मान रही है क्या? सरकार के ये कदम जाति आधारित है कि धर्म आधारित? ये जाति आधारित कदम है, ये धर्म आधारित कदम है। संशोधन हुए हैं, इसमें अधिकार बढ़ाए गए हैं क्या? हाँ, ये सब बता चुके हैं पहले भाई मेंस वाली क्लास में, समझिए। नहीं, राइट नहीं है, आपको ये चीज बताई जा चुकी है। राइट नहीं है, ये पहले डिस्कस हो चुका है। फैसिलिटी है जो दी जा रही है। हाँ, ध्यान दें। तो यहाँ पर नो डाउट ये धर्म की राजनीति करती है, लेकिन जो ये काम है वो धर्म की राजनीति तो नहीं है, ये तो
जाति वाली राजनीति है, यानी कि ये अपने से इस ब्लेम को हटा नहीं सकती कि जाति वाली राजनीति। अभी मंत्रिमंडल का सफल हुआ है, रिसफलिंग हुई है, तो रिसफलिंग में धर्म के आधार पर हुआ कि जाति के आधार पर? रिसफलिंग जो हुई नहीं, जाति के आधार पर सारा सेटिंग किया गया जाति के आधार पर। तो कैसे कहें कि ये सरकार सिर्फ धर्म की राजनीति कर रही है? ये जाति की ही राजनीति है। धर्म उसके फेवर में जाता है तो उसको भी जोड़ देती है, समझ। यानी यह भी ऑप्शन बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन। अब फिर प्रश्न तो वही का वही है कि फिर तक प्रकाशित क्यों नहीं किया? हाँ भाई, ये सारे ऑप्शन और उसका एक वो जो इम्पैक्ट पड़ना था हमारे समाज पे या राजनीति पर, वह हो सकता है कि लिटरेसी रेट है, आधी लिटरेसी है, वो डिक्रीज हो गया। ना इस चीज को समझे, इस चीज को देखिए, इस चीज को लोग कभी नहीं समझेंगे। समझिए इस बात को, इस चीज को नेता ही समझेगा कि किधर से सेट करेंगे समीकरण तो किधर जाएगा। लोग उसमें बहते हैं, इस चीज हम वो आशा ही नहीं करते कि लोग समझेंगे। ये हम लोगों को समझना है, हम लोग लर्नेड लोग हैं और उनको समझना है। हमको चूंकि शासन को समझना है इसलिए हमें समझना है, और उन्हें शासन चलाना है इसलिए उन्हें समझना है। बाकी जनता तो खाए खाए, उसको हाँक देना है। अब आते हैं, यानी कि जो अभी तक का हमारा डिस्कशन है वो ये बता रहा है कि इसमें से कोई भी ऑप्शन एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं। तो एग्जैक्ट क्या है, क्यों प्रकाशित नहीं हुआ? अब उस पर मैं आपको एक रिसेंट उससे जोड़ता हूं। कल का सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, 15 सितंबर कल का फैसला क्या है कि भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास गई थी कि भाई राज्यों में प्रमोशन में रिजर्वेशन वाला जो मामला है उस पर आप कुछ ढील दीजिए। आपने बड़ा मामला टाइट कर दिया हुआ है, राज्य दे नहीं पा रहे हैं। उस पर भारत के जो वो है सॉलिसिटर तुषार मेहता ने ये कहा कि कुछ स्पष्ट निर्देश हमें दिया जाए। भारत सरकार ने ये कहा कि हमें नागराज फैसला और जर्नैल सिंह फैसला का रिव्यू किया जाए ताकि प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जा सके। ये भारत सरकार की रिक्वेस्ट, ये कल की बात। यानी भारत सरकार प्रमोशन में रिजर्वेशन वाला जो मामला, जो कि आपको बहुत विस्तार से बताया गया है ना, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से एक तरह से अटक गया है, राज्य दे नहीं पा रहे। और नागराज फैसले की चर्चा, जर्नैल सिंह फैसले की चर्चा मैं कर चुका हूं पहले, वो फैसले बाधा बन रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने ये कहा था कि भाई उस फैसले को रिव्यू करिए आप। राज्य सरकारें प्रमोशन में रिजर्वेशन दे नहीं पा रही हैं, यानी दिशा अभी भी किधर है, केंद्र की भी और राज्य की भी। रिजर्वेशन की रोटी को और सेंका जाए, दिशा उधर ही है। केंद्र सरकार का सॉलिसिटर गया है और उसने बोला है कोर्ट को कि नागराज मामले को और जर्नैल सिंह मामले को आप रिव्यू करिए। कोर्ट ने क्या आंसर किया? कोर्ट ने कहा कि नागराज मामले और जर्नैल सिंह मामले का रिव्यू हम नहीं करेंगे, और उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, आप जब प्रमोशन में रिजर्वेशन दे रहे हैं तो उसका पालन करिए। फिर इन्होंने कहा कि तब स्पष्ट कर दीजिए। अब स्पष्ट में क्या? तो नागराज फैसले में क्या कहा था कोर्ट ने कि अगर आपको प्रमोशन में रिजर्वेशन देना है तो इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्लासेस शुड बी शोन बाय डेटा, एडिक्वेट डेटा। आप हमारे सामने आंकड़ा ले आइए जिसमें यह दिखता हो कि इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है। आंकड़ा सपोर्ट करेगा, हम अलाउ करेंगे। अब उस पर कोर्ट ने क्या, तुषार मेहता ने क्या कहा कि हुजूर ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये इनएडिक्वेट या एडिक्वेट डेटा जो हमको देना है वो ग्रुप ए का देना है कि बी का देना है कि सी का देना है कि डी का देना है। स्पष्ट निर्देश दिए जाए।
कोर्ट ने कहा कि हम नहीं देते, हम कोई स्पष्ट निर्देश नहीं देंगे। मामला फिर ज्यों का त्यों बैठ गया। ये कल का फैसला, सारा खेल इसी फैसले में या इनके तथ्यों में छिपा है। समझिए कोर्ट क्या कह रहा है आपसे कि आपके एक राज्य है, मान लीजिए कि एक राज्य में 1 लाख से 1.25 लाख राज्य कर्मचारी होंगे, जो सरकारी नौकरी में लोग हैं होंगे, इतना ही होते हैं लगभग। कोर्ट क्या कह रहा है कि वो डेटा ले आइए, ले आके हमारे सामने प्रेजेंट करिए। अगर दिख रहा है कि सचमुच में रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो हम अलाउ करेंगे। राज्य सरकारों को ये दिक्कत क्यों हो रही है? ये क्यों पूछा जा रहा है कि ग्रुप ए में बताएं कि बी में बताएं कि सी में बताएं कि डी में बताएं? तब जबकि आपके यहाँ नियुक्तियां बाकायदा SC, ST, OBC, अब EWS कैटेगराइज करके ही हो रही हैं। और कैटेगराइज की तो मारिए गोली, आप लोग जब शासन में जाएंगे तो देखिएगा, एक ऑफिस में अगर 100 लोग हैं तो प्रत्येक आदमी की जाति जानता है। इतना जबरदस्त कास्टिज्म है ऊपर। मुख्यमंत्री के अधीन DSP तक की नियुक्तियां आती हैं, मतलब नियुक्ति और ट्रांसफर, सॉरी ट्रांसफर मतलब मुख्यमंत्री राज्य के सभी DSPs को जानता है कि कौन अपने कास्ट वाला है, कौन दूसरे कास्ट वाला है। एक 1.25 लाख लोगों का जो कि रिकॉर्ड में है, आपने नियुक्तियां की हैं वो SC, ST, OBC के हिसाब से की हैं, आप उसे कोर्ट में प्रेजेंट क्यों नहीं कर रहे? कौन सी दिक्कत आ रही है? जब आपकी नियुक्तियां हर साल जो हो रही हैं वो उसी क्या कहते हैं, उसी प्रोटोकॉल के तहत हो रही हैं, तो कोर्ट यही ना कह रहा है कि भाई डेटा ले आओ। पूरे राज्य की जनगणना करने की बात तो कहीं नहीं जा रही है। क्या कहा जा रहा है? इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। साथ में नागराज फैसले में कोर्ट ने एक और बात कही थी कि प्रमोशन में रिजर्वेशन देते हुए प्रशासन की दक्षता को भी ध्यान में रखना होगा। तो दोनों को मिलाने के लिए अवसर तो दो। राज्य सरकारें अपना ये डेटा क्यों नहीं कोर्ट के सामने रखना चाहती? ये कौन सी बड़ी बात है? मतलब इसके लिए सर्वे तो करना नहीं है। समझिए, राज्य सरकार के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार मंत्रालय के पास सभी विभागों का डेटा मौजूद है। उसमें कितने लोग OBC, कितने लोग SC, कितने लोग ST हैं, कितने लोग जनरल हैं, सब मौजूद है। कोर्ट के समक्ष आप क्यों नहीं ले जा रहे हैं? जो कारण वहां है वही कारण यहाँ है। समझिए, ठीक यही चीज केंद्र के स्तर पर कही जा सकती है कि केंद्र सरकार के 5-6 लाख कर्मचारी होंगे जो कि रिकॉर्ड में है। उसमें गिनना नहीं है भाई, जनगणना नहीं करनी है, रिकॉर्ड में है, वहां भी नियुक्तियां उसी प्रोटोकॉल से हो रही हैं। आप वहां आंकड़ा रखते कि नहीं है? उसमें आपका भी कार्मिक प्रशासनिक सुधार मंत्रालय है केंद्र सरकार का, के बाद सारी डेट मतलब की सारी डिटेल्स मौजूद हैं, कैटेगरी वाइज मौजूद हैं। आप उस डेटा को रखते क्यों नहीं है वहां पर? तो आप पूछ रहे हैं कि निर्देश दीजिए कि ग्रुप ए बताएं कि ग्रुप बी बताएं कि ग्रुप सी बताएं। ऐसा तो संविधान में है नहीं। संविधान क्या कहता है? लोक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो तो राज्यों की राय ले, यही है ना, याद है ना? तो लोक सेवा में क्या चपरासी लोक सेवक नहीं है? सिर्फ DM को ही लोक सेवक मानेंगे आप? सेक्रेटरी को ही मानेंगे? दे क्यों नहीं रहे हैं डेटा? न केंद्र सरकार डेटा दे रही है, न राज्य सरकारें डेटा दे रही है, और बार बार जा रही है उसके पास, कोर्ट के पास, कि अलाउ कर दो, अलाउ कर दो। तो कोर्ट भी इस बात को भली भांति समझ रहा है। मामला समझिए। हाँ, केंद्र ने ये कहा, क्योंकि उसने नागराज फैसले में ये कहा था कि भाई पर्याप्त प्रतिनिधित्व का डेटा आपको देना है, तो दीजिए, सपोर्ट करेगा तो हम अलाउ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो
संविधान में यही लिखा है कि लोक सेवाओं में, राज्यों की राय में, लोक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व यदि किसी वर्ग का नहीं है तो रिजर्वेशन, यही लिखा है। वहां पे एबीसी बना के नहीं लिखा है कि ग्रुप ए में नहीं है कि ग्रुप बी में नहीं है। अब आप वहां पूछने क्या जा रहे हो कि ग्रुप ए बताएं कि बी बताएं कि सी बताएं? तुषार मेहता ने कहा कि स्पष्ट निर्देश हमें दिए जाएं कि ग्रुप ए का बताएं कि बी का बताएं कि सी का बताएं। क्यों देखो निर्देश? संविधान कह रहा है लोक सेवा, चपरासी से लेके कैबिनेट सेक्रेटरी तक, और ये जनगणना नहीं करना। इसके लिए आपके पास रिकॉर्ड है, आप उसे कोर्ट के समक्ष नहीं ले आ रहे। क्यों नहीं ले आ रहे? समझिए इस चीज को। वहीं पर सारी चीजें हैं। जो कारण वहां पर है वही कारण यहां पर है। ठीक है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं कारण पर, इसको मिटा देते हैं हम, है ना? नहीं मांगेगा, कोर्ट नहीं मांगेगा। समझिए, कोर्ट क्यों कहेगा बी का बताओ, सी का ना बताओ, सी का बताओ, डी का ना बताओ? कोर्ट ये क्यों कहेगा? अपनी बला ये कोर्ट के स्तर पे टालने वाले लोग, कोर्ट ने कहा है इसलिए कर रहे हैं वाली बात, है ना? सीधे सीधे ये लाइमलाइट में आना नहीं चाहते लोग, बेवकूफ बनाते हैं जनता को। बताइए तुषार मेहता, ए में दे कि बी में दे कि सी में दे? चाहिए वकील बना है भाई, इतना सामान्य समझ हर आदमी को है संविधान क्या कहता है। अब आए कारण पे। आप यहां ध्यान दें, जो 2011 में जनगणना हुई, वह जनगणना सिर्फ कास्ट सेंसस नहीं है। ध्यान से समझिएगा, इस जनगणना का नाम रखा गया सोशियो इकोनॉमिक कास्ट। ये सिर्फ कास्ट सेंसस नहीं, यानी कि लोगों से सिर्फ ये नहीं पूछा गया कि तुम्हारी जाति क्या है, उसके आगे भी चीजें पूछी गई, है ना? कास्ट सेंसस में क्या होगा? अगर सिर्फ कास्ट सेंसस है तो उसमें उनकी कास्ट पूछी जाएगी, एक कॉलम बनेगा कि भाई आपकी क्या कास्ट है बताइए। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं पूछा गया, कास्ट के साथ कुछ और चीजें इस बैकग्राउंड से पूछी गई, है ना? ध्यान दें, ये सोशियो इकोनॉमिक कास्ट, यानी कि यह पूछा गया होगा कि सोशियो इकोनॉमिक सेंसस होते हैं, उसमें क्या होता है ये जानना। अब पूछा जाएगा कि आपका घर कच्चा है कि पक्का, आपके घर में रूम कितने हैं, आपके घर में पानी और सैनिटेशन है कि नहीं, ये पूछा गया होगा। आपके घर में फ्यूल कौन सा इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होती है कि नहीं होती है, ये पूछा गया होगा। कि आपके घर में वाहन व्हीकल क्या है, हाँ, और कितने हैं, ये पूछा गया होगा। कि आपका व्यवसाय क्या है ना? आपका ऑक्यूपेशन, आप किसी व्यवसाय में हैं कि नौकरी में है तो कहाँ है, किस पोस्ट पे है, ये डिटेल आपसे दी गई होगी। ठीक, आपने कितने बच्चे पैदा किए हैं, जो पैदा किए वो संस्थागत प्रसव था कि घर पे हुआ, है ना? तो आपके जितने भी चाइल्ड हैं, यहाँ तक पूछा जाता है कि आपके यहाँ जो बच्चे पैदा हुए वो मतलब आपकी जो बीवी है उन्होंने कितना कंसीव किया और कितना पैदा किया,
मान लीजिए कि 6 कंसीव किया, 3 ही पैदा किया, तो 3 इसका अर्थ कि या तो वो मतलब मर गया या मार दिया गया, वो तक नोट किया जाता है। यानी कि सिर्फ कास्ट नहीं पूछा गया, इतनी चीजों का डेटा और सरकार के पास है ना। ये सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। अब कास्ट को जब इससे जोड़िएगा, और यही होना भी चाहिए, समझिए कभी भी सेंसस होता है तो उसमें सिर्फ कास्ट सेंसस का कोई मतलब नहीं है, जब तक उनकी सोशियो इकोनॉमिक, हम सारा कवायद इसलिए कर रहे हैं, इसीलिए ना कि भाई उनका अपलिफ्टमेंट हो, इसीलिए कर रहे हैं। तो हमें करंट कंडीशन जाननी पड़ेगी ना कि करंट में वे लोग किस स्थिति में है। तो करंट में आपका ये कास्ट के साथ ये सारी चीजें सरकार के पास आंकड़े के रूप में पहुंची होंगी। इस आधार पर आंकड़ा एनालाइज हुआ होगा, क्योंकि जो रिजर्वेशन का पूरा सिस्टम है वह सिस्टम किधर की तरफ जाता है, उसका ओरिएंटेशन क्या है, सोशल जस्टिस, यही ना है कि हमें इस लक्ष्य तक पहुंचना है ना। तो जब सामाजिक आर्थिक आंकड़े के साथ कास्ट को मिलाया जाएगा तो क्लास बनेगी। ध्यान से समझिएगा, सामाजिक आंकड़े, इन आंकड़ों के साथ जब कास्ट को हम मिलाएंगे और उनका एक वो टेबल तैयार करेंगे तो एक क्लास बनेगी, है ना। वह क्लास कौन सी होती है, वो इकोनॉमिक क्लास होती है। यानी उस क्लास में हायर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, लोअर इनकम ग्रुप और ईडब्ल्यूएस, 4 क्लासेस बनती है। क्लास कभी भी इकोनॉमी आधारित होती है, कास्ट सोसाइटी आधारित होती है। अब ये क्लास बनेगी इन आंकड़ों के एनालिसिस में, और तब सरकार के पास एक कंप्लीट डेटा होगा कि जो ओबीसी है या एससी एसटी है तो इनमें से कहां बैठे हैं। ये एनालिसिस हो गया होगा कि कितने लोग इसमें से किस स्ट्रेटा पर बैठे हुए हैं। अब इस सोशल जस्टिस की अवधारणा के पीछे मूल जो सिद्धांत है वो है सोशल इनजस्टिस का सिद्धांत, कि इनजस्टिस है इसलिए जस्टिस होना चाहिए। उसके एक माध्यम के रूप में, अफर्मेटिव एक्शन के रूप में रिजर्वेशन को अपनाया गया। लेकिन सिर्फ रिजर्वेशन नहीं है, रिजर्वेशन के अलावा तमाम ऐसी पॉलिसीज हैं जो कास्ट बेस्ड सरकार की चल रही हैं। उन सभी पॉलिसीज का बेस क्या है, बेस ये है कि ये जो ग्रुप है ना, सोशल इनजस्टिस वाले ग्रुप में किनको किनको लिया जाता है, तो ओबीसी को लिया जाता है, एससी को लिया जाता है और एसटी को लिया जाता है ना। भाई इन्हीं के साथ हमें जस्टिस करना है, क्योंकि इनके साथ इनजस्टिस हुआ, ये एक स्थापित मान्य धारणा स्वीकार की गई कि इनके साथ इनजस्टिस हुआ और इसीलिए इनको रिजर्वेशन या तमाम और अफर्मेटिव एक्शन इनको दिए जाने चाहिए। ठीक, अब जो ये आंकड़ा आया होगा उस आंकड़े से तय हुआ होगा कि ये जो ग्रुप्स बन रहे हैं उस ग्रुप्स में ये लोग कहाँ हैं, क्योंकि कास्ट बेस्ड है। अब इसमें ओबीसी एससी एसटी ये तीनों क्लास है, लेकिन ये थोड़ा अलग किस्म का क्लास है। अलग किस्म का अर्थ क्या, कि ये जो क्लास बनाई है अंग्रेजों ने बनाई, अंग्रेजों ने जो बनाई उसका आधार इन्होंने सोशियोलॉजी को रखा, इकोनॉमी को नहीं। हम यहाँ जो आधार लेके चल रहे हैं उसमें सोशियो इकोनॉमी दोनों लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पर समझिए कि अगर ये आंकड़ा जो आया, जो कास्ट के साथ सोशियो इकोनॉमी के स्टेटस को जोड़ करके एनालाइज होता है, उसमें अब फिर से अपने ऑप्शन पे चले जाइए, जो ऑप्शन आपको दिया गया है। अगर वो घटा हुआ है तो दिक्कत क्या है डिस्क्लोज करने में।
आपकी राजनीति चमक जाएगी फिर। अगर वो बढ़ा हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, दिक्कत कहाँ है? देखिए, इस बीच जब से ये मैंने आपको ये चीज समझाई थी, जब मैं रिजर्वेशन वाला क्वेश्चन पढ़ा रहा था, उस क्वेश्चन कि SC/ST को जो रिजर्वेशन दिया गया वो 1951 से, और OBC को 1993 से। बड़ा गैप है। इन रिजर्वेशन या अन्य जितने भी अफर्मेटिव एक्शन है उनका लाभ किनको होता है, ये प्रमाणित हो गया होगा। समझिए इस बात को। यूं ही सरकार ने जी रोहिणी कमेटी नहीं गठित की। जी रोहिणी कमेटी किस लिए थी? हाँ, OBC के सब कैटेगराइजेशन के लिए थी। सरकार को जरूरत क्यों महसूस हुई ये कमेटी की कि OBC को सब कैटेगराइज करो? आंकड़ा उसके पास पहुंच गया है और वो जानती है कि आमतौर पर इन वर्गों को इनके नीचे माना जाता है ना। ये वर्ग LIC या EWS माने जाते हैं। लेकिन जो ये सेंसस हुआ है, यह सेंसस का रिजल्ट ये कह रहा होगा कि इसमें से कुछ वर्ग अब या तो MIB है या HIB है। तभी जी रोहिणी कमेटी बनी। कारण नहीं बताया, सरकार ने कहा कि उपवर्गीकरण हम करने जा रहे हैं। कहां से आ गया? इतने दिन चर्चा नहीं थी उपवर्गीकरण की, अब कहां से आ गई चर्चा? ये बता रहा होगा कि इसमें से जो ये मिथक या एक थ्योरी बनाई गई है, यह थ्योरी अब टूट रही है। इसमें के तमाम ऐसे क्लास हैं जो अब EWS LIC से निकल के MIB या HIG तक पहुंचे हैं। अगर ये चीज डिस्क्लोज हो जाती है तो जो आरक्षण विरोधी लोग हैं उनके हाथ में हथियार मिल जाएगा। फिर आरक्षण का विरोध और प्रबल हो जाएगा। ध्यान रखिए, इसीलिए जी रोहिणी कमेटी का गठन किया गया कि जो लोग आ गए हैं, आखिर वो कहां से डेटा इकट्ठा कर रही है भाई? उसका डेटा आपको समय समय पर मैं बताता रहता हूं कि उसने कहा कि 10 जातियों ने, OBC की 10 जातियों ने आरक्षण का सारा लाभ ले लिया है। ये डेटा कहां से आया? कहां से? ये सब कोई सर्वे हुआ नहीं। आप जज महोदय हैं, आप सोशियोलॉजिस्ट तो है नहीं, समझिए इस बात को। आप जज महोदय है ना, LLB पढ़ा है आपने, सोशियोलॉजी तो पढ़ी नहीं आपने, कभी घर घर घूम के सर्वे तो किया नहीं आपने। डेटा कहां से आया? किस आधार पे कह रहे हैं आप कि 10 OBC जातियों ने आरक्षण का समस्त लाभ चुरा लिया है? कहां से कह रहे हैं आप? ये है दिक्कत। क्या है इसमें दिक्कत? क्या है? ध्यान दो, 2 दिक्कत जिसके कारण सरकार डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। एक कारण यह है, अब समझिए, कि जो इनजस्टिस थ्योरी है, अब उतनी प्रासंगिक नहीं है। क्योंकि ये टूट रही है। कुछ वर्ग हैं, कुछ जातियां हैं जिन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया है और वो अपग्रेडेड फॉर्मेट में है, सोशली भी, एजुकेशनली भी। तो वो इनजस्टिस की थ्योरी अभी बनाए रखना चाहते हैं ये लोग, क्योंकि इनकी राजनीति इसी पे चलती है। दूसरा, उससे भी बड़ा कारण, तो एक तो अभी OBC की बात हो रही थी, उससे भी बड़ा कारण क्या है? उससे भी बड़ा कारण ये है, अभी जो मैंने बताया कि 1951-52 से SC/ST को आपने दिया, 1993 से आपने OBC को दिया। SC/ST की स्थितियों में अभी कितना सुधार है, जबकि OBC ने बहुत तेज छलांग लगाई है।
93 के बाद से ओबीसी ने सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर एक तेज छलांग लगाई है। और आज भी आपको पूरा आप सदन का, लोकसभा राज्यसभा का कंपोजिशन देख लें, अपनी विधानसभा का कंपोजिशन देख लें, या कहीं और की विधानसभा का कंपोजिशन देख लें, वह ओबीसी डोमिनेटेड सभाएं हैं। वहां पर वो 52 नहीं है, उससे ज्यादा है। तो 93 से जो लाभ मिला, अब होता क्या है समझिए कि आपको नकल फ्री कर दिया जाए तो कोई जरूरी नहीं कि हर लड़का फर्स्ट डिवीजन पास कर ले। नकल के लिए भी अकल चाहिए, है ना? हाँ, उसमें कई ऐसे मिल जाएंगे जिनको मालूम ही नहीं है कि आज पॉलिटी का पेपर है और फिजिक्स का केस लेके चले आते हैं, है ना? ठीक वैसे ही सरकार जब सहारा दे रही है तो सहारा को ले लेने के लिए भी आपके पास कुछ पावर चाहिए। ओबीसी आमतौर पे मध्यवर्ती जातियां रही हैं, जब दिया तो इन्होंने लपक लिया। SC/ST जो है वो बहुत नीचे है, उसको दिया भी गया तो अवेयरनेस के अभाव में, साधन के अभाव में वो उसे उतना कैपिटलाइज नहीं कर पाया जितना कि वो कर सकता था। परिणाम क्या, ये आंकड़े जरूर बोलेंगे, जिस दिन ये प्रकाशित होगा आप लोग देखिएगा, ये आंकड़े बोलेंगे कि SC/ST की जनसंख्या या उनका जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वह अभी उतना नहीं सुधरा जितना ओबीसी का सुधरा है। परिणाम इन राजनीतिज्ञों को डर है कि अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी इन लोगों ने इक्वेशन बनाया है 15-85 का, है ना? 15-85, 15% सवर्ण और 85% बाकी लोग, और 15-85 की राजनीति चल रही। ये आंकड़े प्रकाशित होंगे तो ये आंकड़े बताएंगे, और ये आंकड़े SC/ST समुदाय और ओबीसी समुदाय में तनाव का कारण बने। ये चीज वो अब प्रकाशित नहीं है तो हम अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन ये नहीं प्रकाशित होने के पीछे का रीजन यही है ना। इसकी जनगणना हो रहा है, जनगणना नहीं हो रही है, सोशियो इकोनॉमिक, याद रखिए ये डेटा नहीं ना शो किया जा रहा है कि उसमें से कितने लोग नौकरी में है, कितने लोग कितने हैं, यहाँ पे सारा डेटा लिया गया है ना। उनमें से कितने घर पक्के हैं, कितने कच्चे हैं, किनके घर में लैट्रिन है, किनके घर में नहीं है, ये सारी चीजें ली गई है ना। सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट, यानी कि ये आंकड़े अगर अवेल कर दिए जाते हैं सबके लिए तो ये संभावना इन राजनीतिज्ञों में है कि ओबीसी और SC/ST में वर्ग तनाव हो सकता है। और ये वर्ग तनाव हुआ तो इनका 85% वाला फॉर्मूला टूट जाता है। समझिए इस बात, लालू प्रसाद यादव को सिर्फ यादव वोट देता है नहीं, तो 85% वोट देता है। समझिए, वो 85% वोट देता है। ये जो 85% वाला इन लोगों का क्लस्टम है ये टूट सकता था, इस डर से इन्होंने इसे सामने नहीं रखा। क्योंकि ऐसा जब होगा, ये दोनों चीजें जब होंगी तो दोनों चीजें आरक्षण की भावना के या प्रक्रिया के खिलाफ हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में न सिर्फ आरजेडी और जेडीयू जैसे दलों की राजनीति का भट्ठा बैठेगा, बल्कि जो मोदी जी ओबीसी को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया भाइयों बहनों करते हैं, उसका भी भट्ठा बैठ जाएगा। इसलिए इनको अभी भी छुपा के रखा गया। जब कभी भविष्य में ये आंकड़े प्रकाशित होंगे, हो सकता मैं देखने के लिए जिंदा ना रहूं, आप जिंदा रहेंगे, देखिएगा यही आएगा। क्यों? क्योंकि
आप कोर्ट के सामने जाके जब अपने कर्मचारियों का आंकड़ा देने में हिचकिचा रहे हैं, तो ये तो पूरी जनसंख्या का आंकड़ा है, आग लगा देगा, है ना। आपको अपने रिप्रेजेंटेशन का तो आंकड़ा देना चाहिए ना, उसके लिए कोई उसकी सर्वे की जरूरत ही नहीं है। आपके कार्मिक प्रशासनिक प्रशिक्षण मंत्रालय के पास सब होता है, जाके बताओ ना कोर्ट को कि भाई इसको नहीं मिला है। अब नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि इस जो प्रोसेस चला है 93 के बाद, उस 93 के बाद के प्रोसेस में जो रिप्रेजेंटेशन का वो है वो चेंज हुआ है। 50% की लिमिट का मतलब ये नहीं होता है कि ओबीसी जनरल में नहीं जाएगा, एससी एसटी जनरल में नहीं जाएगा, वो जनरल में भी जाएगा और उधर भी रहेगा। वो इक्वेशन चेंज हुआ है, और ये चेंज इक्वेशन बताने की, कोर्ट के सामने रखने की जरूरत ये लोग करेंगे नहीं, क्योंकि तब इनकी पूरी जो राजनीति का सिस्टम अभी तक चला आ रहा है वो बिखर जाएगा। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने या फिर राज्य की सरकारों ने, हाँ, पूछने का क्या मतलब है कि सी का बताएं कि डी का बताएं, क्योंकि इनको मालूम है कि सी पे कितने हैं, डी पे कितने हैं, ए पे कितने हैं, इनके फेवर में कौन जाएगा और डेटा ले आएंगे। समझिए इस बात को। हाँ, ये जो राजनीतिक दल हैं, ये देश और हमारे समाज में जो परिवर्तन आ रहे हैं, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने के आकांक्षी नहीं है। हमें एक्नॉलेज करना चाहिए ना। आज की तारीख में समझिए, यादव जाट, कुर्मी, कोयरी, पटेल, जाट, ये निम्न वर्गीय हैं क्या? जो सामाजिक अन्याय की भी बात होती है, गांव के किसी उस ग्वाले से जो रोज आपके घर में दूध पहुंचाता है, जरा एक बार तैस से बोल के तो देखिए तो क्या होता है। वो चीजें चेंज हुई हैं। जरूरत इस बात की है कि उस चेंज को समाज में स्वीकार किया जाए, और जहां चेंज हो गया और जहां नहीं हुआ वहां पर उसको ले आया जाए, तब न शिफ्ट होगा। अभी मैं बता रहा हूं आपको, ऐसा नहीं कि ये प्रोसेस रुकना नहीं चाहिए, चलना चाहिए, लेकिन इस प्रोसेस पे कुछ लोगों का कब्जा हुआ है। अभी मेरे एक रिश्तेदार के श्राद्ध कर्म था, तो उसमें मैं गया था। तो आप जानते हैं कि श्राद्ध कर्म में पहले ब्राह्मणों को खिलाया जाता है, और फिर उसके बाद नट समुदाय के या डोम समुदाय के लोग हैं उनको खिलाया जाता है, और जब वो लोग खा के चले जाते हैं तब बाकी लोगों को खिलाया जाता है। ऐसा उनके यहाँ था। हम लोग के यहाँ लास्ट में खिलाया जाता है, अपना अपना लोकल जैसा है। वहां वो लोग खाने के लिए बैठे। पहली चीज तो संख्या काफी बड़ी संख्या में वो नट समुदाय या डोम समुदाय के लोग खाना खाने आए, क्योंकि वो उनका इंपॉर्टेंट वो होता है ना। उसमें समझिए इस चीज को कि जहां पर चीजें होनी है वहां नहीं हो रही हैं, उन पर ध्यान नहीं जा रहा है लोगों का। अब वो लोग खाने बैठे थे, क्योंकि उनका वो इम्पोर्टेंट होता है। फिर पंडित जितना बराबर का उसका वो होता है, हाँ, उसका नेग होता है वहां पर, है ना। वो ठान के बैठ सारा सिस्टम लगा दीजिए तो और नहीं उठाएगा। हाँ, तो अब ये चीजें चल रही थी। 1 घंटे रखरख हुई, वो चलता है। वो पारंपरिक जो हमारा समाज है उसमें तय किया हुआ है, वो 1000 मांगेगा, 100 से शुरू होगा, हाँ, 500 पे जाके मामला फरिया जाता है। ऐसे होता है। उसमें जो देखने लायक चीज थी, जो मेरे देखने लायक थी, बाकी लोगों की तो, हाँ, जो मैं देखता रहता वो क्या था कि अब खाना दिया जा रहा है। जब खाना शुरू कर चुके सब लोग, तो लास्ट में कुछ और लोग आए, उनको भी साथ में बिठा दिया गया। अब उनको दही चिवड़ा दे दिया, चीनी नहीं गई। अब उसके लिए वो लोग लड़ गए। पहले तो बैठे रहे, चीनी लाइए, चीनी नहीं मिली है, चीनी लाइए, चीनी नहीं मिली है। अच्छा, समाज में अभी भी उनकी आवाज इस तरह से सुनी नहीं जाती। लोग सुन रहे हैं, आके चले जा रहे हैं। मैं खड़ा होकर देख रहा हूँ,
अब मैं वहाँ मतलब मेरे ससुराल में था, मैं दामाद था, तो थोड़ा दामाद की तरह भी रहना होता है। हाँ, तो मैंने एक दो लोगों से कहा कि भाई उन लोगों को नहीं मिला है चीनी, उन्हें ले जा करके दीजिए। अब उनको भी शायद छुआने उआने का डर था। हाँ, हम उनसे कहते तो हम देखते वो उससे कह रहा है कि है ले जा दे दो। लगभग ये क्रम आधा घंटा पौन घंटा चला और वो लोग चिवड़ा दही और पूरी मतलब बाकी जो लेना था सिर्फ चीनी, जो कितनी मिलनी थी, 100 ग्राम मिलती ज्यादा से ज्यादा, 100-150 ग्राम, उससे ज्यादा कोई क्या देता। हाँ, उतना ही देता। उतने के लिए वो लोग आधा पौन घंटा खड़े रहे। अंत में हमसे नहीं बर्दाश्त हुआ, हमने चीनी उठाया और उनको देना शुरू किया। अब वो देने में हाथ ही है, किसी का ज्यादा निकला, किसी का कम निकला। अब एक लड़की के उसमें कम चीनी गई और मैं आगे बढ़ गया। अब वो लड़की मुझसे लड़ गई, उनका होता दिला, मैं कहता दिल रहा। मैं उसको देख रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि क्या हमारे घर के बच्चे ऐसी सिचुएशन होती तो इतना और इतने चीनी के लिए लड़ाई करते। तो वो कह रही है, अब मेरा दिमाग दूसरी तरफ चला गया। हाँ, वो कहाँ बांटना था, हम अपने थ्योरी पे आ गए। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि यार ये इतनी या इतनी चीनी जो भी हो, हाँ, हम 2-4 किलो नहीं बांट रहे थे, राशन नहीं बांट रहे थे, उसके लिए वो लड़ गई। उसके चेहरे का मैंने वो देखा, जो कहने का ढंग था, रोष। हाँ हाँ, मतलब मेरे मन में ये ध्यान, ये चीज आई कि आखिर इतनी या इतनी चीनी के लिए ये लोग आधे घंटे या पौन घंटे तक वेट क्यों कर रहे हैं। हम तो होते तो लात मार के निकल जाते। हाँ, वो घर ले जा रहे थे, मतलब वो घर लेके जाते हैं ना, घर ले जा रहे थे। तब मुझे मतलब ये समझ आया कि इनके घर में इतनी भी चीनी नहीं होगी कि वो उसे अपने से ऐड करके खा सके। आज ऐसे लोग आज भी हैं समाज में जिनके घरों में उतनी भी चीनी नहीं है कि वो उसे अपने से ऐड करके उसे दही चूड़ा से खा ले। हमारे जो प्रयत्न हैं सामाजिक न्याय से, उनकी दिशा उन लोगों की तरफ मुड़नी चाहिए जिनके घर में उतनी चीनी नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि इस पूरे प्रयत्न को कुछ वर्गों ने हाईजेक कर दिया है, कुछ लोगों ने हाईजेक कर दिया है, वही उसके बेनिफिशियरी हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी वही बेनिफिशियरी। आपके पास पावर आ गई है, साधन आ गए, तो साधनों को छीन लेने का साधन आ जाता है, उनके पास वो नहीं। जिस दिन आप इस हकीकत को एक्सेप्ट करेंगे, आप नहीं कर रहे ये चीज, जब तक इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वास्तव में ये लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंचेगा जिन तक अभी भी पहुंचना बाकी है, जिनके घरों में इतनी चीनी नहीं। अब सारा जब यादव जी ही खा जाएंगे तो बाकी किसी बांसखोर के यहाँ कहां से पहुंचे। अगर ये आंकड़े प्रकाशित होते, इन आंकड़ों पर हम भरोसा करते हैं कि ये सही आंकड़े हैं, तो उन आंकड़ों की दिशा वह होती जो यहां दिखाई दे। लेकिन चूंकि ये आंकड़े इनकी राजनीति के हिसाब से ठीक नहीं जाते, और वहां पे मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी की राजनीति या जेडीयू की राजनीति सबकी, इन्होंने अभी एक नैरेटिव गढ़ा हुआ है 15% वर्सेस 85% का नैरेटिव। वह नैरेटिव टूटता। इन्होंने नैरेटिव गढ़ा हुआ है सोशल इनजस्टिस का, वह टूटता। जब तक इस 70 साल में जिनके साथ आपने जस्टिस किया उनको उस प्रोसेस से एलिमिनेट करिए, तब न बाकी लोगों तक वो पहुंचेगा जिनको जरूरत है। समझिए, ज्यादा कम की बात नहीं, जिनको जितनी जरूरत है हम उतना ही उपलब्ध करा दें, हमारी बड़ी उपलब्धि है। ज्यादा कम की बात नहीं, जो उससे लाभान्वित हो गए उनको एलिमिनेट करिए,
ताकि जिन तक अभी पहुंचना है वहां तक पहुंचे। लेकिन उससे क्या होता है, उससे तो दिक्कत हो जाती है, सेगमेंटेशन हो जाता है। आपकी राजनीति का जो समीकरण है वो टूट जाता है। इसलिए आप उस चीज को डिस्प्ले करना ही नहीं चाहते। मूल रीजन है ना आपके ये कहने का कि एक रिकॉर्ड में बी कर दें, ये बता रहा है कि आप जानते हैं कि ए पर कितने, बी पर कितने, सी पर कितने, डी पर कितने लोग किस वर्ग के हैं। आप अपने फेवर वाला ही आंकड़ा देना चाहते हैं। समझिए इस चीज को। यही चीज है कि चूंकि ये आंकड़े इनके पॉलिटिक्स के फेवर में नहीं जा रहे होंगे, इसलिए इन लोगों ने ये आंकड़े पेश नहीं किए। और जहां पर 70 साल में कुछ तो हुआ है यार, देश विकसित हुआ है, वर्गों के स्तर पर भी विकास हुआ है, उसको एक्सेप्ट करो ना, जितना विकसित हुआ उसको एक्सेप्ट करो, ताकि जो आपकी टारगेटेड, जो कहते हैं कि टारगेटेड प्लान होता है, टारगेटेड ग्रुप को टारगेटेड प्लान पहुंचे, वो आप पहुंचने नहीं देना चाहते। और ऐसा क्यों? क्योंकि वो ऐसा करने से आपको लगता है कि 85% वाला नैरेटिव हमारा टूट जाएगा, उसे आप तोड़ना नहीं चाहते। इसलिए आपने ही नहीं दिया, आगे वाली सरकार भी। तो समझिए इस चीज को कि आगे ऐसा नहीं कि बीजेपी नहीं कर रही है। आगे देखिएगा, जो भी सरकार अगर 2024 में बीजेपी चली जाती है और दूसरी तीसरी वाली कोई आती है, वो भी नहीं करेगी, वो भी नहीं करेगी। क्योंकि जो चीज मैंने समझाई है आगे आप देखेंगे अपने जीवन में, आप इसको महसूस करेंगे अपने जीवन में। जो नैरेटिव इन्होंने गढ़ा है वो उनके पॉलिटिकल फेवर में जाता है, इसलिए गढ़ा है। और कोई ऐसा डेटा वो सामने नहीं आने देंगे जो उनके नैरेटिव को तोड़े। आप बोलिए क्या बोल रहे थे? इतना पूरा डिस्कशन मैंने किस लिए दिया? तो सरकारों के पास इनके आंकड़े हैं। हमने क्या प्रश्न, अपना डिस्कशन कहां से शुरू किया था कि आंकड़े डिस्क्लोज क्यों नहीं किए गए, उनके पीछे क्या रीजन रहा होगा। क्योंकि ये मैंने आपको ऑप्शन देकर के समझाया कि ये रीजन हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है ना। ये इनके अपने पॉलिटिकल नैरेटिव जो कि इनके फेवर में जाते हैं, उनके हिसाब से सुटेबल आंकड़े नहीं थे, इसलिए इन्होंने ये आंकड़े डिस्क्लोज नहीं किए और आगे भी नहीं करेंगे। ये देखिएगा, कोई कास्ट सेंसस इंडिया में नहीं होने जा रही है और आगे भी नहीं होगी। उसके पक्ष विपक्ष पर तो आज हमें आने का मौका ही नहीं मिला, ठीक है। बाकी उन लोगों का भी, हाँ, वो लोग नाराज ना हो जो पक्ष वाले हैं, जो नाराज ना हो विपक्ष वाले हैं। कल मैं उसका बाकी पक्ष विपक्ष का आपको तो सारा डेटा दूंगा, लेकिन मुझे लगा कि मुझे ये चीज आपको बतानी चाहिए, समझानी चाहिए कि चीजें क्यों उलझ रही हैं। आप फिर जनता को ख्वाब दिखा रहे हैं कास्ट सेंसस का, फिर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। और जो लोग अभी दुख में हैं, पीड़ा में हैं, जिनके घरों में चीनी नहीं है, वो आज भी बैठे। ये मूल, चलिए आज इतना है।